हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पर्यावरण के इन प्रैक्टिस सेट्स में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहला सवाल देखते हैं आज का। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? इस पृथ्वी पर जो सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, इन सभी तत्वों की रिक्वायरमेंट हमें यानी कि सजीवों को होती है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम प्लांट्स की बात करें, जो पौधे होते हैं, पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, और पौधे अपने लिए पोषक तत्व ज़मीन के अंदर से यानी मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। किसी इंसान को या किसी, आप कह सकते हैं, जानवर को या एनिमल को ये पोषक तत्व चाहिए, तो वो उस प्लांट को खा करके इन पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। बाद में जब ये सजीव यानी प्लांट्स और एनिमल्स की मृत्यु होती है, यानी इनकी डेथ के बाद में इनकी बॉडी को जो आपके डिकम्पोज़र हैं, अपघटक, इनको खा करके इनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। एक तरह से वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। यह एक तरह से कह सकते हैं कि इन अपघटक या डिकम्पोजर्स के द्वारा वो फिर से वातावरण में छोड़ दी जाते हैं। तो ये एक साइकिलिक ऑर्डर है। पोषक तत्व पहले मिट्टी से प्लांट में गया, प्लांट से वो किसी एनिमल में आया, एनिमल से फिर वो डिकम्पोजर में गया, डिकम्पोजर के थ्रू फिर से वो वातावरण में आ गया। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जैव भू रसायन चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, पोषक तत्वों का प्रवाह हो रहा है एक चक्र में। तो पोषक तत्वों का प्रवाह या फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एटमॉस्फेयर, इसी साइकिल को हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र। सवाल नंबर 2 आज का। निम्न में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता है? सामूहिक विनाश का मतलब है कोई भी प्रजाति, किसी जानवर, किसी जीव जंतु की एक प्रजाति, उसके बहुत सारे लोग, उसकी पूरी पॉपुलेशन एक साथ ख़त्म कैसे नहीं हो सकती है? कौन सा कारण है? अगर देखिए, ग्लोबल कूलिंग क्या है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वैसे ही ग्लोबल कूलिंग है। ग्लोबल कूलिंग और जो समुद्र का गिरता हुआ स्तर जो है, ये दोनों क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल हैं, जलवायु परिवर्तन। और आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो सरवाइव नहीं कर पाती हैं, अपने आप को नहीं बचा पाती हैं, और पूरी की पूरी प्रजातियां ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये दोनों तो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। अगर हम देखें शिकार, आपने देखा होगा एक जानवर था, जानवर नहीं, इसको पक्षी कहिए, डोडो नाम का एक पक्षी सुना होगा, मॉरिशस का था ये। इसको ज़्यादा शिकार की वजह से इसकी पूरी प्रजाति अब ख़त्म हो गई, तो ये विलुप्त है। IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट आती है, उसमें एक्सटिंक्ट जो जीव हैं उसमें ये शामिल है। डोडो विलुप्त है, इस धरती पर नहीं है। पहले पाया जाता था, अत्यधिक शिकार की वजह से ये भी ख़त्म। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो क्या ज़्यादा बारिश से पूरी की पूरी प्रजातियाँ तबाह हो सकती हैं, विनाश हो सकता है? ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ख़त्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा ही विनाश हो जाए पूरी प्रजाति का। तो यहाँ जवाब क्या मांगा है आपसे? सामूहिक विनाश नहीं हो सकता। इन तीनों से सामूहिक विनाश होते हैं प्रजातियों के, लेकिन इससे नहीं होता। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा। चलिए, अगर पारिस्थितिक तंत्र में हम देखें, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, उसमें वो ऊर्जा की जो ट्रांसफ़र हुई मात्रा होती है, वो घटती जाती है या बढ़ती जाती है या स्थिर रहती है? ये आपसे पूछा हुआ है। मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट को इस हिरन ने आकर के खाया, तो ये जो प्लांट है, इसने मान लीजिए 100 यूनिट एनर्जी इसने प्राप्त की, ठीक है, 100 यूनिट एनर्जी इसके अंदर है। तो ये 100 यूनिट एनर्जी में से 90 यूनिट एनर्जी को खर्च कर लेगा अपने पोषण के लिए, और 10 यूनिट एनर्जी ये संचित करता है, स्टोर करता है। जब ये हिरन इसको खाएगा तो इससे 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। और अब ये 10 यूनिट यहाँ आ गई, तो 10 यूनिट का भी 10% ही इस हिरन के पास रहेगा। और जब इसको शेर खाएगा तो शेर को भी 10 का 10%, यानी आप कह सकते हैं उसको 1% एनर्जी पहुँचेगा। तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ 100 यूनिट थी, ठीक, 10 यूनिट मान लीजिए 10 थी, घट घट करके वो कितनी हो गई 1%। तो यानी जिस
ये एक स्तर है पोषण का। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हर स्तर पर 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, हर स्तर पर 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। यानी 100 यूनिट से पहले वो कितनी रही, 10 यूनिट से, फिर बाद में 1, और इसके बाद में अगर शेर को कोई खाएगा तो 1% का भी 10% आगे पहुंचेगा। इसका मतलब ये डिक्रीज़ होती है, इसका मतलब ये घटती है या डिक्रीज़ होती है। और इसे हम बोलते हैं 10% लॉ, 10% नियम, जो लिंडेमन ने दिया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल क्या हो सकता है? ड्राइविंग फोर्स, किसी इकोसिस्टम को चलाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है या सोलर एनर्जी है। सौर ऊर्जा को ही हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं इकोसिस्टम का। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि प्रणाली पारितंत्र मैत्रिक है, यानी इको फ्रेंडली? कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है? इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का मतलब है जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण के जो घटक हैं, जैसे मिट्टी भी एक घटक होती है। तो अगर हम मिट्टी को देखें, इसमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ऑप्शन है आपका, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक खेती, अगर हम जैविक खेती करते हैं तो ये एक पारितंत्र मैत्रिक होता है, इको फ्रेंडली होता है। एक्चुअली हम नॉर्मल खेती की अगर बात करें आजकल जो भारत में होती है, तो उसमें क्या होता है, हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड, हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों के लिए, मिट्टी के लिए, ठीक है। तो इस तरह के हम जैसे कि यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन सब के एप्लीकेशन की जगह पर, इन सब को यूज़ ना करके हम इनकी जगह पर, हम जो एक तरीके से वेस्ट होता है हमारे पास, कंपोस्ट है, एक कचरा हो सकता है आपके लिए, आपके पास में, और पौधों के जो बचे हुए भाग है सड़े गले, तो उनको अगर हम कह सकते हैं, उनको अगर हम अपने खेतों में डाल देते हैं तो क्या है, एक तरीके से वो हमारी मृदा जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को बनाए रखता है, फर्टिलिटी उसकी कम नहीं होने देता। लेकिन आजकल के जो केमिकल्स वगैरह हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उससे मिट्टी की उर्वरकता घटती जाती है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सूर्य अभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। इंसोलेशन आइसोलेशन की जो सोलर आइसोलेशन है, इसको सोलर एनर्जी कह सकते हैं हम, तो ये पारितंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी पीछे क्वेश्चन किया है हमने, और ये जब पृथ्वी पर पहुंचता है, सौर विकिरण, इसी के द्वारा, या सौर विकिरण कह लीजिए इसको, सौर ऊर्जा कह लीजिए, सोलर एनर्जी कुछ भी कह लीजिए, इसी के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स है अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा वो भोजन बनाते हैं और उसको जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 10% नियम किससे संबंधित है? इसमें इसको ऐड करिए, 10% नियम किससे संबंधित है? 10% लॉ इज़ रिलेटेड विद। इसमें हम जानते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, जो प्लांट के अंदर एनर्जी आई उसका 10% ही आगे चलता है, यानी ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंच जाना, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन है जो फूड चेन बनाता है? फूड चेन क्या होती है? फूड चेन में मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक, ये एक प्लांट है और इस प्लांट को अभी हमने डिस्कस किया, जैसे क्या, एक हिरन ने खाया, ये जो हिरन है, ये हिरन भोजन बन सकती है किसी शेर का या किसी मानव का, और ये शेर बाद में मरने के बाद में इसको डिकम्पोज कर देंगे। अब घटक यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। तो ये एक तरह से क्या है, ये ऊर्जा का प्रवाह है और ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक। और इसी ऊर्जा के प्रवाह को हम बोलते हैं, पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। तो फूड चेन के लिए पहले ऑप्शन एक देखो, घास, गेहूँ, आम, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही एक तरीके से, ये तीनों यहाँ निर्जीव हैं, इनको खाने वाला कोई यहाँ है ही नहीं अवेलेबल इन ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, देखिए, ये प्लांट है, ये दो एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक ही कैटेगरी के लोग हैं, ये तो होगा नहीं। अगला देखिए, घास, बकरा, आदमी, बिल्कुल इस घास को बकरी ने चरा और ये आदमी अगर इस बकरे का शिकार करके खा सकता है या डायरेक्टली इसको वैसे ही खा सकता है, ठीक है। तो ये आदमी इस घास को भी खा सकता है, इस बकरी को भी खा सकता है। तो ये क्या क्या लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही हमारी जैसे फूड चेन है उसके जैसे ही लग रहा है। इसका आंसर ये होगा। अगला देखो, बकरा, कौवा, हाथी,
तो क्या कौवा इस बकरे को खा पाएगा? नहीं। क्या बकरा इस कौवे को खा पाएगा? नहीं। क्या हाथी इस कौवे को खाएगा? नहीं। तो ये भी नहीं हो रहा, यानी एनर्जी जब खाएगा नहीं तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? ये भी नहीं होगा। तो घास, मछली, बकरा, देखिए घास का ये तो समझ में आता है, बकरे का और घास का संबंध तो समझ में आता है, खा लेगा। लेकिन मछली क्या है, एक समुद्री जीव है, वो बाहर तो आएगी नहीं, बाहर आते ही मर जाएगी। तो ये भी ऑप्शंस मैच नहीं करते, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर है, ये आपको बताना है। देखो हमने बताया था प्रोड्यूसर, उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था केवल और केवल किसकी होती है? ये ग्रीन प्लांट्स की होती है। तो सिर्फ उत्पादक क्या होंगे? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। या अगर समंदर में देखोगे तो फाइकोप्लैंक्टन, जो वनस्पति होती है समुद्री, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं? ये कंज्यूमर हैं। ये तीनों क्या हैं? ये कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट, प्रथम पोषण स्तर या पोषक स्तर के अंतर्गत यानी ट्रॉपिक लेवल 1 में कौन शामिल किए जाते हैं? ट्रॉपिक 1 में आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन डी। अकेडमी पर वीडियो की टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई है, ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लेखपाल की फ्री टेस्ट मॉक टेस्ट है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लोअर पीसीएस की भी कंप्लीट तैयारी आप अनअकैडमी से जुड़ करके कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पर आप इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस के थ्रू। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे IALI10, तो आपको इन सारी क्लासेस के जो कोर्सेस हैं वो अनलॉक हो जाए। कोई एक सब्सक्रिप्शन आप चुन लेंगे। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, यानी 12 महीने में आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। और इसमें आप मेरा रेफरल कोड IALI10 यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत इनमें से क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है कई बार अलग अलग नामों से। एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या होता है? देखो, जो जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट को किसी हिरन ने अगर खाया तो हिरन जो खाएगी तो ये क्या है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसके बाद अगर मानव आता है तो मानव क्या कर सकता है? मानव इस हिरन को भी खा सकता है और इसे भी खा सकता है, दोनों को ही खा सकता है। तो मानव क्या है? ये मानव वैसे तो इसको हम सेकेंडरी में रखते हैं, लेकिन ये प्राइमरी की तरह भी बिहेव करता है क्योंकि ये प्लांट्स को भी खा सकता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों में इसको काउंट किया जाता है, लेकिन आता किस में है? ये सेकेंड में। तो इसका आंसर होगा खाद्य श्रृंखला का फूड चेन में जो मानव है, प्राइमरी एज वेल एज द्वितीयक उपभोक्ता, तो दोनों कंज्यूमर में इसको शामिल कर लेते हैं हम, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किनको? जो देखो ये पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, एक प्लांट है, एक हिरन है, एक मानव है, फिर शेर है। तो शेर क्या है? मांसाहारी होते हैं, ठीक है। मांसाहारी ये क्या है? ये टॉप एक तरीके से क्या होते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस जो होते हैं, ये क्या है? एक टॉप लेवल पर रखे जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। इकोसिस्टम में ये टॉप पर होते हैं, सबसे अंत में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राइमरी कंज्यूमर आपको बताना है इसमें से कौन है। जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, वही हमारे हर्बीवोरस या इसको कहेंगे शाकाहारी, और शाकाहारी कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें चींटी और हिरन, ये चींटी और हिरन दोनों ही आ जाएंगे, ये दोनों ही क्या हैं? प्राइमरी उपभोक्ता। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं फूड चेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? डिकम्पोजर कहलाते हैं। हमने बताया था डिकम्पोजर आपके होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, वायरस डिकम्पोजर नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। अपघटक वे जीव होते हैं जो प्राइमरी, या हम कह सकते हैं जो हमारे उत्पादक हैं और कंज्यूमर, इन दोनों को एक तरीके से खाकर, उनके मृत शरीर को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव दोनों जगत के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है? इस प्रश्न को हमने पिछले टॉपिक में छोड़ा था, इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। मतलब आपको दिया गया था ये क्वेश्चन और इसमें से आप में से कुछ ने गलत आंसर दिए हैं, कुछ नहीं सही दिए हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं बायोटिक, दूसरे होते हैं अबायोटिक, ठीक। दूसरे होते हैं अबायोटिक। ये सजीव हैं और ये निर्जीव हैं। सजीव और निर्जीवों के बीच में ही क्या होती हैं?
ये इंटरेक्शन होता है। तो सजीव क्या करता है, सजीव क्या करता है, इनका सजीव का निर्जीवों के साथ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, अंतःसंबंध होता है एक पारितंत्र के अंदर। अबायोटिक में मिट्टी, जलवायु, एक तरीके से जल, वायु, ये सब शामिल हैं। तो ये ह्यूमन इंटरेक्ट करता है किन से भाई, ये बायोटिक वाला। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उत्पादक, एक प्लांट ले लेते हैं। उत्पादक क्या करता है, उत्पादक कौन है, प्लांट्स ही होंगे हमेशा उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण करके ये भोजन का निर्माण कर लेंगे। मिट्टी से, मिट्टी क्या है, इसका अबायोटिक कंपोनेंट है। मिट्टी से ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और यहाँ से एयर से ये CO2 प्राप्त करते हैं और सनलाइट प्राप्त करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जैव और जो अजैव होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो प्रोड्यूसर हैं, यही एक तरीके से मध्यस्थ होते हैं, ठीक है, यही बीच में होते हैं। इन्हीं का इंटरेक्शन सबके साथ होता है, बायोटिक के साथ में भी, अबायोटिक के साथ में भी। यानी प्लांट्स का जो, अगर आप देखें प्रोड्यूसर हम प्लांट को बोल रहे हैं, तो प्लांट का ही बाकी सजीवों के साथ भी इंटरेक्शन होता है और निर्जीवों के साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है। इसमें हम लोग डीकम्पोज़र नहीं करेंगे, ठीक है, डीकम्पोज़र इसका आंसर नहीं है। डीकम्पोज़र्स हमने कहा केवल मृत शरीर से ही, एक डेड बॉडीज से ही इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन प्लांट्स दोनों से करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनर्जी फ्लो इन बायोस्फीरिक एटमॉस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। ये हमने भी डिस्कस किया था, पहला सही आंसर होगा। या ऐसे कह सकते हैं फूड चेन में जो ऊर्जा का प्रभाव वो एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण है इसको क्या कहा जाता है? इस सवाल को अभी हमने डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन था, बायोजियो केमिकल साइकिल। तो इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन चक्र में, कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी विस्फोट होने से कौन कौन सी गैसें रिलीज़ होती हैं? तो उसमें गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। श्वसन में भी, रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है। प्रकाश संश्लेषण में तो देखिए ये क्या बोल रहा है, योगदान करता है, मतलब रिलीज़ करने के बाद चल रही कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज़ नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण, तो ये लेता है, ठीक है, ये CO2 को एटमॉस्फेयर से लेता है। ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं इन क्रियाओं की वजह से। जैव पदार्थों का जब क्षय होता है, ठीक है, ये डीके होता है, तो इनसे भी CO2 बनती है। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा सही। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन से साइकिल में होती है? कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या है, जो हमारे महासागर हैं या जहाँ भी जल है, नदियों में, सागर, महासागर, जहाँ पर भी जल होता है, ये क्या होता है, सनलाइट इस पर पड़ती है, सनलाइट पड़ेगी तो ये जल गर्म होगा थोड़ा थोड़ा, और जब ज़्यादा इसको सोलर एनर्जी मिलेगी तो ये एक तरीके से ज़्यादा गर्म होकर के ये क्या है, वाष्प बनना शुरू करेगा। वाष्प बन करके ये वाष्प जाएगी किसमें, वायुमंडल में, और वायुमंडल में क्या करेगी, ये बादलों का निर्माण कर लेगी। फिर बादल बाद में जो है वर्षा के रूप में इस जल को नीचे गिरा देंगे पृथ्वी पर। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है सूर्य का, ये सोलर एनर्जी का, वो वाटर साइकिल में, इसे ही हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर किस तरह से एक चक्र के रूप में पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी से इस तरह से एक चक्र के रूप में चलता है अलग अलग फॉर्म में, तो ये वाटर साइकिल में इसका ज़्यादा रोल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र हमने देखा, जो मान लीजिए ये क्या हैं, उत्पादक हैं या ये प्लांट्स हैं। प्लांट को खाएंगे कौन, प्लांट को हिरन खाएंगे या आप कह सकते हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता खाएंगे, ठीक। तो भाई प्लांट से एनर्जी यहाँ जाएगी, आपको पता है 10% एनर्जी ही पहुँचती है, इसकी भी अगले स्तर पर 10% ही पहुँचेगी, तो यानी ये एनर्जी घट घट के जाती है, ठीक है, ये एनर्जी घट घट कर पहुँचती है। तो शुरुआत में उत्पादक के पास ज़्यादा एनर्जी थी तो ये ज़्यादा एरिया है, ये कम एनर्जी पास हुई तो ये एनर्जी एरिया और घट गया, और ऊपर कम पास हुई तो ये एरिया और घट गया। तो इसका मतलब ये पिरामिड क्या है, सीधा होता है, स्ट्रेट पिरामिड बनता है ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? तो ये है रबर का प्लांट, रबर का पौधा। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसको और समझते हैं। जो पिरामिड है एनर्जी का, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा खड़ा रहता है, वो इस तरह से सीधा खड़ा होता है, ये बात सही है। अभी देखा था सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको, और ऐसा क्यों है, जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाह होता है
तो क्या होता है, हर पद से कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ कमी होती है। अभी देखा था 10%, ठीक है, ही ट्रांसफ़र होता है, कुछ घट के ही जाती है एनर्जी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। जब दूसरा गलत हो जाता है तो एक्सप्लेनेशन की बात ही ख़त्म हो जाती है, इसमें सही होने की एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो यहाँ पर देखिए बायोमास के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जैविक पदार्थ बायोमास, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं, यहाँ पर विविधता, जैव विविधता, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स की सबसे ज़्यादा वैरायटी यहाँ मिलेगी। यहीं पर आपको जानवरों की सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। तो बायोमास का मतलब क्या हुआ, जो जानवरों की संख्या है और क्या जो पेड़ पौधों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, इन्हीं वनों में। और यही वन क्या है, सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती, बायोडाइवर्सिटी, वो यहीं पाई जाती। तो ये हो गई आपकी इन्वायरमेंट का सेकंड प्रैक्टिस सेट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।